अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइसोसोम्स को, आज अभी के लेक्चर में हम परऑक्सीसोम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और लफ्ज़ लिखा है ग्लाइऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, अलबत्ता उनके अंदर मौजूद एंजाइम काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। सो परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम को मिलकर बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। इसलिए माइक्रोबॉडीज बोलते हैं कि ये बहुत स्मॉल साइज के ऑर्गेनेल्स हैं। परऑक्सीसोम्स आर स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल्स हैविंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड सराउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। याद रखें, इनका मेम्ब्रेन जो है इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिक क्या है, इनका एक आउटर मेम्ब्रेन होगा जिस तरह ये है, और इसके अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर होगा। इस क्रिस्टलाइन कोर के अंदर मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम मौजूद होंगे। ठीक है, सिंथेसिस किस तरह होते हैं, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो जैसे हमने लाइसोसोम की बात की या फिर दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के, वो सेल बनाता है। ज़रूरत के मुताबिक सेल उनको सिंथेसाइज करता है, जबकि परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की कैटेगरी में आते हैं इन द सेंस दैट दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम में यह है, यानी माइक्रोबॉडीज़ में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना 70S राइबोसोम होता है और साथ में उनके अंदर अपना डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल होता है। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। एक सिमिलरिटी है, वो है सेल्फ रिप्लिकेटिंग वाला, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की तरह का राइबोसोम्स और न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता। जो एंजाइम्स है परऑक्सीसोम के अंदर, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस से ट्रांसलेशन और फिर ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए बनते हैं। ठीक है, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं साइटोसोल के अंदर, तो उन फ्री राइबोसोम्स से इनका मुख्तलिफ जो एंजाइम्स है वो बनते हैं। ठीक है, डीएनए, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए है वहाँ से उनका मैसेज आता है और फ्री राइबोसोम्स साइटोसोल के अंदर उनको एंजाइम बना के देते हैं। ये लाइसोसोम से डिफरेंस, बेसिक स्ट्रक्चर इनका लाइसोसोम की तरह है, लेकिन डिफरेंस ये है कि लाइसोसोम्स जो थे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ अटैच थे। ठीक है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बनकर आते थे, जबकि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बनकर नहीं आते। ठीक है, ये अलग तरीके से बनते हैं, जैसे अभी मैंने कहा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जैसे रेटिक्यूलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और गोल्गी एपरेटस हो गया, तो उनसे जो चीज़ बन के आती है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, लेकिन ये वहाँ से नहीं बनते बल्कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से है परऑक्सीसोम में? परऑक्सीसोम के अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के, जिसमें परऑक्सीडेसेस है, कैटालेसेस है और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसेस है। फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन इनका यह है कि ये हमारे लीवर के अंदर, ज़्यादातर मेमेलियन सेल्स जो होते हैं इनके लीवर में ये अल्कोहल को हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन H2O2 बजाते खुद काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि अल्कोहल H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय परऑक्सीडेस, फिर H2O2 को कैटालेस कन्वर्ट करेगा वाटर और ऑक्सीजन में। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन। प्लांट्स के अंदर ये क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर जब रिस्पिरेशन होती है तो एक स्पेसिफिक टाइप है रिस्पिरेशन की, फोटो रिस्पिरेशन। तो फोटो रिस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलेट बनता है, तो वो ग्लाइकोलेट फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज।
फोटो रिस्पिरेशन क्या है और किस तरह होता है, इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर 3 में डिस्कस कर लेंगे। ये रिस्पिरेशन यूजुअली फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इन्वॉल्व होता है। सो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस जो होते हैं ये फोटो रिस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और फोटो रिस्पिरेशन कब होती है, जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके नतीजे में कुछ बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो फिर ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनाता है, ठीक है। सो ये फोटो रिस्पिरेशन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसको हम काफ़ी डिटेल में इसके मैकेनिज्म फोटो रिस्पिरेशन का डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि फोटो रिस्पिरेशन बेसिकली फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है उनको बजाय इसके कि वो डार्क रिएक्शन में यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जाए, उसमें जाने के बजाय ये डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट किए जाते हैं यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह थोड़ा सा ग्लाइसोम 2-5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, ग्लाइसोम को डिस्कस करेंगे। और ग्लाइसोम्स जो है ग्लाइऑक्सीसोम्स पे प्लांट्स के साथ इनका काफ़ी करीबी रिश्ता है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स इनको मिलकर हम माइक्रोबॉडीज़ बोलेंगे। तो ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है ये एक स्पेशलाइज टाइप है माइक्रोबॉडी की। ये बिल्कुल परऑक्सीसोम की तरह मॉर्फोलॉजिकली यानी अपेरेंटली ये बिल्कुल परऑक्सीसोम के जैसे नज़र आता है। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल परऑक्सीसोम की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, इसका जो क्रिस्टलाइन कोर है वो परऑक्सीसोम के निस्बत डिफरेंट है। जो रेगुलर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार नीट और दूसरे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये शायद पूछा जाए कि कोर में क्या डिफरेंस है। तो कोर में डिफरेंस ये है कि जो परऑक्सीसोम का कोर है वो सिंपल कोर है, जबकि ग्लाइऑक्सीसोम के कोर के अंदर डेंस रॉड्स पाए जाते हैं 0.6 नैनोमीटर के, ठीक है। सो 0.6 नैनोमीटर के डेंस रॉड पाए जाते हैं इसके कोर में, और इसकी वजह से इसका कोर थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इसका मॉर्फोलॉजी बिल्कुल परऑक्सीसोम के जैसे है। स्ट्रक्चर क्या है कि इट इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन और क्रिस्टलाइन कोर, और कोर के अंदर इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे एंजाइम ज़्यादातर लिपिड मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। होता क्या है कि जो सीडलिंग्स है, ठीक है, जो पौधे सीड से निकलते हैं पहले तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी हासिल नहीं कर पाते, उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो जो ऑयल सीड्स है उनमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है और ऑयल की या लिपिड की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसमें होता क्या है कि उस लिपिड को डायरेक्टली एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट में, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल की जाती है। तो जिस साइकिल में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट की जाती है लिपिड, उस साइकिल के सारे एंजाइम्स इस ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर मौजूद है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पहले क्या होता है कि लिपिड को तोड़ा जाता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स में, ठीक है। फिर उन फैटी एसिड्स से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हासिल की जाती है, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ के एनर्जी हासिल की जाती है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। तो इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर दर्जनों एंजाइम्स है जो इस साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेज है इस साइकिल का बीटा ऑक्सीडेशन जो सीडलिंग्स होते हैं उसमें बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पर ग्लाइऑक्सीसोम में, प्लांट के ग्लाइऑक्सीसोम में होता है, जबकि जब बड़े प्लांट्स होते हैं, बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के लीफ,
स्टेम वगैरह में, उनमें बीटा ऑक्सीडेशन होती है और वो बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोसोम्स मिलकर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस। अब फंक्शन की तरफ आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ ऑयली सीड्स के अंदर लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बजाते खुद दूसरे मटेरियल को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का नाम है, चाहे वो फैटी एसिड्स हो या अमाइनो एसिड्स हो या कोई दूसरा मॉलिक्यूल जिससे हम कार्बोहाइड्रेट में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ले, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड और लिपिड इनटू ग्लूकोज, और इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर मिलेंगे।